स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम आज आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। यानी कवि बच्चों का मुस्कान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाहर रहने के कारण वो जब शिशु को पहली बार देखता है, यानी कवि खुद के बच्चों को जब पहली बार देखते हैं, क्योंकि कवि जो हैं वो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, जब वो पहली बार अपने बच्चे का मुस्कान को देखते हैं तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं और सारी निराशा तथा उदासी दूर हो जाती है। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उसका मुस्कान देखकर हम क्या करते हैं, अपना सारी जो दुख कष्ट है उसको भूल जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? उत्तर, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान सहज, भोली एवं स्वार्थ रहित होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ तथा बनावटीपन होता है। यानी बड़े जो हंसते हैं तो उनका हंसना जो होता है वो बनावटी होता है और ये स्वार्थपूर्ण होता है। लेकिन बच्चे का जो मुस्कान होता है वो एकदम निश्चल, सहज, भोली और स्वार्थ रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। फर्स्ट नंबर है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। थर्ड नंबर, बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। चौथा, चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो। नेक्स्ट है 4 नंबर में, भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय ये है कि कवि बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कवि को बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हो। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर में, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर, कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं उनकी मुस्कान मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों का स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी नरम हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। 5 नंबर, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इसके विपरीत क्रोध हमारे मन की
अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। अधिक क्रोध के कारण हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए, बच्चे की उम्र 8-9 महीने होगी क्योंकि उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी उस समय 8-9 महीने से बच्चों की दांत निकलना शुरू हो जाती है। इन दांतों से मुस्कुराना अत्यंत मोहक लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यही दंतुरित मुस्कान कवि के मन को छू लिया है। 7 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दंतुरित मुस्कान का। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो सब चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रवास से काफ़ी दिनों बाद लौट कर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। बच्चा एकटक कवि को देखते रहता है। कवि भी बच्चे को देखकर सारा दुख भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हो। अब चलिए हम फसल का क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फसल का 1 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी, यानी अनेक नदियों के पानी, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारी खेतों की मिट्टी के गुण का संयुक्त परिणाम है। ये किसी भी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है। ये किसी भी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है। इसको आप एक बार लिखिए, 2 बार लिखा गया है, एक ही बार हम लिखेंगे। ये किसी भी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की परिणति है, यानी परिणाम है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम यानी मनुष्य का परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर में, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। अब चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ये है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान है, यानी सूरज की किरणें, फसलों की हरियाली सूरज की किरणों से और फसल को बढ़ाने में हवा की ज़रूरत पड़ती है।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। का नंबर, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर, मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती है। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। ख नंबर, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है, मतलब वर्तमान में अभी जो समय है उसमें मिट्टी बहुत अधिक प्रदूषित होते जा रहा है। उपयोग में लाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही है, जिसका बुरा प्रभाव फसल पर पड़ रहा है। ग नंबर, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर, अगर मिट्टी ने अपना गुण धर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। इनके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लास्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर में मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, हम मिट्टी को पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद कर, कारखानों को सीमित कर, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर हम मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।